साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं, चाहे वो प्री की परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, उन प्रश्न पत्रों को हम लोग जो जीएस वाले हैं उनको हम लोग एक करके यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन की जो पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सॉल्व नाम से किताब है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को संकलित किया गया है, उस पुस्तक को यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2012 की जो मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर 2 था, जो कि आपका जीएस से संबंधित है, इस पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर। तो इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, मतलब कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित जो है कुल 7 सदस्य थे। तो एक तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 6 अन्य सदस्य कौन थे? ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र तथा डीपी खेतान। इनमें से बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद 249। देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये विशेषाधिकार किसको है? राज्यसभा को। भारतीय संविधान कैसा है? ये जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है। देखिए, इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अगला है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। ठीक है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है, इसको जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों जगह पर है। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। देखिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य जो है, इसके 1/3 1/3 सदस्य जो है, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब तक से अपने पद पर रहेगा तब तक इसका सभापति रहेगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो इसे जो है आपका जुलाई 1947 में पारित किया था। देखिए, माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 की थी, के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट की सहमति प्राप्त हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये विचार जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है,
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। जबकि अनुच्छेद 23 जो है वो बलाश्रम से है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। किसे? न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान को कुल जो है 22 भागों में बांटा गया है। यदि गणना की दृष्टि से देखें, जैसे काखा का मिला करके, तो वर्तमान में कुल कितने भाग हो गए? 25 हो गए हैं, परंतु अभी भी उसको 22 भाग के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143, 143 है। 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले, जो कि 1973 का मामला था, में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यदि मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब संविधान पीठ के लिए तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 5, न्यूनतम 5 होने चाहिए संविधान पीठ गठित करने के लिए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, तो ये भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 जो है अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में, जबकि आपका भाग 12 जो है वो वित्तीय संबंधों के बारे में है। अगला है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प। पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ नहीं, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, इसलिए आपका बी वाला विकल्प गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। देखिए, भारत में पंचायती या पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई, जो कि जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना मानी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 छा या जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान है, जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है? संवैधानिक प्राधिकरण है मतलब संविधान में उसका उल्लेख है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग भी है, ठीक है, और आपका पंचायत भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 1 2 4, 1 2 4 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही। सबके सब सही है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है, मतलब उनके चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, ये कथन गलत है। सभी सदस्य नहीं होते, नॉमिनेटेड सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला कथन सही नहीं है। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, तो इसमें राज्यपाल और उपराज्यपाल सम्मिलित नहीं होते, तो दूसरा और तीसरा ही यहाँ पे केवल सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है आपका,
कथन है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। कारण क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल सीमा है। ठीक है, राष्ट्रपति पर शक्तियों की सीमा है। तो यहाँ पर कथन तो सही परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए कथन सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार जो ये कहा गया कि उसकी शक्तियां असीमित होती हैं, गलत है। ठीक है, मतलब क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो ये जो है लोकसभा के प्रति होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही, 74(3) चौथा वाला कथन गलत है। देखिए, 74(3) जो है संविधान में ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) मतलब 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, ये 1884 से लेकर के 1884 से 1888 तक ये गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ठीक है, इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो वो केंद्र के पास है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष नीति के संबंध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 में ये मौलिक अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21, ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है। डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये आपका आर्टिकल 39D के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो देखिए, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में है, आकलनों के बारे में, बहुत अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। डी ऑप्शन आपका ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य जो है विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, सीधे विदेशी मतलब जो राज्य हैं सीधे विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसा राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ या केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? वर्ग 0 से 15, 17, 0 से 10, 8, 0 से 5 जो है ये 3। तो इसे निम्नतर प्रकार से संचयी बारंबारता बंटन के रूप में तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नगत बारंबारता बंटन को निम्नतर लेस देन से संचयी बारंबारता बंटन में वर्गीकृत किया जा सकता है। 0 से मतलब 5 से कम 3 संचयी बारंबारता है, 10 से कम 8 है, 15 से कम 17। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। देखिए, भारत में राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति जो होती है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है।
वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। योजना आयोग का कार्य जो है योजना को तैयार करना था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गार्डियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक गार्डियन ब्लूप्रिंट, यह पुस्तक जो है चरण सिंह की है, चौधरी चरण सिंह की है। ठीक है, तो ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्होंने लिखी थी इंडियन इकोनॉमी गार्डियन ब्लूप्रिंट। अगला है, भारत ने निम्न में से किसके साथ वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता 2011 हस्ताक्षरित किया था? तो देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। देखिए, भारत और आसियान के सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेतु वस्तुओं में व्यापार समझौता अगस्त 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। शार्क देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता जो है ये साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना 6 जनवरी 2004 को हस्ताक्षरित हुआ था। नाफ्टा कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है जो 1 जनवरी 1994 से लागू है। इस प्रकार दो विकल्प ए और बी, मतलब आसियान और सार्क, ये दोनों ही जो है इसके विकल्प हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है? तो ये 2012 से 2017 रहा है। अगला, निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो निर्मल भारत योजना का संबंध जो है मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से है। निर्मल भारत योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले में शौच, ओपन डेफेकेशन का समापन है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया। कब स्थापित हुआ था? 1978 में, 1978 में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत एक संस्था है। अगला है, वर्ष 2009 से 12 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना था? तो ये 1/5 था, 1/5 था प्रश्नकाल में। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो ये 1/5वें हिस्से से थोड़ा अधिक है, लगभग 1/5वां अभी भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर। तो सोयाबीन जो है ये आपकी नगद फसल के तहत नहीं आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो ये आपका SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो ये अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस में है? गाजियाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो संकल्प परियोजना जो है एड्स और HIV के उन्मूलन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। यह हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है। अगला है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है IFCI, ये एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को IFCI अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ? तो 1991-92 में। देखिए, जुलाई 1991 में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया। 1991 में 3 बार, सर्वप्रथम 1 जुलाई 1991 को रुपए का अवमूल्यन हुआ, फिर 3 जुलाई को, फिर 15 जुलाई को। इस प्रकार जुलाई 1991 में रुपए का लगभग 20% अवमूल्यन किया गया था। देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1991-92 में। अगला है, अप्रैल 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत रहे हैं? तो ये प्रश्नकाल में जो है प्रदीप चौधरी थे। वर्तमान में कौन है? SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार हैं, दिनेश कुमार खारा हैं। ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार खारा हैं। अगला निम्न से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? तो इसमें से आपका जो है रत्न एवं आभूषण है। देखिए, प्रश्नकाल में रत्न एवं आभूषण था। देखिए, आपका 2000 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में 5 सर्वाधिक निर्यात योग्य वस्तुएं क्या थी? पहले पे पेट्रोलियम उत्पाद है, विकल्प में नहीं दिया गया है। दूसरे पे मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, तो ये रत्न आभूषण में आ जाएंगे।
तीसरे पे लोहा और इस्पात है, चौथे पे दवा फॉर्मुलेशन है, जैविक है, और पांचवें पे स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ पे आभूषण वाला देखिए पांचवें पे है, ये पांचवें पे है, परंतु इसमें ये जो विकल्प है इसमें से आपका ए ही सही होगा। ठीक है, वर्तमान प्रदेश में भी आप देखें तो ए ही सही हो जाएगा। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन कब था? 11 जुलाई 1987। 11 जुलाई 1987। ठीक है, तो इसका निश्चय वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा किया गया था और 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के अनुमानतः 5 अरब या 5 बिलियन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मार्च 2012 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो ये वर्तमान में देखें, शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी? 1483। 1483 है वर्तमान में देखें तो। ठीक है, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड या कह सकते हैं सेज, कह सकते हैं एसईजेड को सेज कह सकते हैं, कि सबसे अधिक संख्या जून 2012 में किस राज्य में थी? तो ये प्रश्नकाल में तमिलनाडु में थी। प्रश्नकाल में तमिलनाडु में थी। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 358 विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक जो है 58 विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। वर्तमान में यदि पूछा जाएगा तो वर्तमान में सबसे अधिक कहाँ पे सेज है? तेलंगाना में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत कितना था? तो ये प्रश्नकाल में 37% था। वर्तमान में यदि देखें, वर्तमान में मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की 63% शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ठीक है, अगला है, निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा एक एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? तो स्वचालित वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद। तो इसमें स्वचालित वाहन जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं है। देखिए, ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं सामान्यतः नॉन ड्यूरेबल पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, मतलब जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के तहत आती हैं। तो इसमें आपके सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद एवं बेकरी उत्पाद हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं, जबकि स्वचालित वाहन इसमें शामिल नहीं है। स्वचालित वाहन ड्यूरेबल उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। अगला है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो भाखड़ा नंगल जो है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत भाखड़ा एवं नांगल में भाखड़ा एवं नांगल में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से जल विद्युत और सिंचाई आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। पूरी पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित किया जाता है, सीएसओ। देखिए, अब इसका नाम बदल गया है। वर्ष 2019 में सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको का आकलन करता है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? सीएसओ नहीं बल्कि एनएसओ हो जाएगा। ठीक है, अब विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका कारण डी विकल्प पढ़िए। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, मतलब सारी गैस के अणु जो है पलायन कर जाते हैं, वहां पे रुकते ही नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यह संभव नहीं है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये तैरती है। ठीक है, पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई की गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगला है, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। अगला है, डायनमो परिवर्तित करता है किसको? तो डायनमो जो है आपका
ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक जैसे आपका जो जनरेटर होता है, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सही बात है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ग्रेविटी बदलने से जो है उसका भार बदलता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए विकल्प। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो हरा जो है वो मध्य में दिखाई पड़ेगा। देखिए जो विबग्योर है, यदि आप उसका क्रम पढ़ें, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, तो मध्य में क्या आता है? मध्य में आपका हरा आएगा तो ना, तो मध्य में आपका हरा रहेगा। दो सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, इसको हमें सुमेलित करना। देखिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एनीमोमीटर का इस्तेमाल वायु वेग को मापने के लिए, एनीमोमीटर का इस्तेमाल वायु वेग को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल जो है आप भूकंप मापी के तौर पर करते हैं, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप मापी के तौर पर। और बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। वहीं हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल जो है आर्द्रता मापन के लिए किया जाता है। अगला है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो है जगमगाता है। अगला, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना में से चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका जिंक फास्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक फास्फाइड जो है इसे चूहे के विष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन का प्रयोग जो है चूहों को मारने के विष के रूप में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, टार्टरिक अम्ल का, गलती हो गई, टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं? टार्टरिक अम्ल का। तो ये ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा कन्वर्ट होता है बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाने के बाद। अगला है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, ध्यान रखिएगा, जब भी पारा किसी धातु के साथ मिल करके मिश्र धातु बनाता है तब उसे अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए ऑडियोग्राम कान की जांच के लिए होता है, ईसीजी हृदय की जांच के लिए, ईईजी मस्तिष्क के लिए, और मैमोग्राम वक्ष की जांच, सीने की जांच के लिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऑडियोग्राम कान के लिए, ईसीजी हृदय के लिए होता है, ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क के लिए, और मैमोग्राम वक्ष के लिए। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? एचडीएल का। जो ट्रांस वसा होता है ये एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लेप्रोप्रोटीन का स्तर कम करता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। ठीक है, मानव तंत्र में प्रति आक्सीकारकों का कार्य क्या है? मानव तंत्र में प्रति आक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। यह मुक्त मूलकों के, ये जो होते हैं आक्सीकारक, मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। देखिए आक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति आक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से आक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मतलब लेता है, और ऑक्सीजन निकालता है, तो ये नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। जबकि जैविक पदार्थों के क्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला है, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किसकी खोज से है? तो डीएनए की संरचना से, डीएनए की संरचना। तो इन्होंने 1953 में डीएनए की संरचना की खोज की थी, 1953 में। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें आपका लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध के उत्पादों, जैसे दही में
दही में लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैव उर्वरक के प्रयोग से फसल को पोषक तत्वों की आपूर्ति होने के साथ साथ मृदा उर्वरता भी स्थिर बनी रहती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पादप है? बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, ट्रिटिकेल, गोल्डन राइस। तो देखिए गोल्डन राइस जो है ये क्या है? पादप है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजोनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। अगला है कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैसे पोषक वाहक का कार्य करता है, सॉरी जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित उत्तक जो है उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक का वाहक का कार्य करता है? तो जैव पोषक वाहक का कार्य जो होता है आपका फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो है जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, जबकि जाइलम जो होता है ये वाटर जल का वाहक का कार्य करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जो जाइलम होता है वो जड़ों से जो खनिज होता है या जो जल होता है उसको अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखिए नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में सबसे मतलब केवल एकमात्र नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है परंतु हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापीन जो है आपका पोस्ता पापी से प्राप्त होता है, पोस्ता दाना। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है कहां पर? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। ठीक है, रुधिर के शीघ्र जमने में उष्मा, थाम्ब्रिन, एड्रोनेलिन, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के से सहायता मिलती है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का जो रेडियो एक्टिव सोडियम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो देखिए इसके लिए कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 दोनों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फास्फोरस 32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो सेलुलोज जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप जो है वो आपका कपास है। अब इसके आगे मैथ के सवाल है, तो मैथ के सवाल हमें करने नहीं है। कुछ विविध के प्रश्नों को हम लोग देख लें। विविध के प्रश्नों में पहला है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। ट्रस्टीशिप की अवधारणा जो है ये महात्मा गांधी की है। ये दिसंबर 2021 में भारत की ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश लगभग कितना रहा है? तो 2011 में 11% था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में ये 42% है। देखिए 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता जो है ये 1,78,634 मेगावाट के सिर्फ पहुंच गई है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 42% है। तो 42% याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है? तो अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04 था, जबकि जो अंतिम आंकड़े थे तो ये 73% था। ठीक है, कितना था? 73, जिसमें आपका पुरुषों का 80.9% और महिलाओं का 64.6% रहा है, जो कि 2001 की तुलना में जो साक्षरता दर है वो 8.2% अधिक है। वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.64। यह अंतिम आंकड़ों के अनुसार था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.7। तो आपको 17.7 याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। सर्वाधिक निकट बुध है, फिर इसके बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों में उचित चयन को भरें। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलेखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था? 7% 2011 में। ठीक है, परंतु वर्तमान में यदि देखें, वर्तमान का जो 2021 का की भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है इसके अनुसार तो 7.2% है। पहले 7 था, अब कितना है? 7.2%। याद रखिएगा। 17,384 वर्ग किलोमीटर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 से प्रभावी हुआ।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1 मार्च 2001 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम ऊर्जा बचत एवं ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में वैधानिक रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 1 मार्च 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वीईई क्रियाशील हुआ। वर्ष 2010 में इस अधिनियम में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों हेतु ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 पारित किया गया था। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? तो अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 65% रही है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है अनंतिम जो पूरी तरीके से मतलब उसमें सुधार होने की गुंजाइश थी, जबकि अंतिम जो कि पूरी तरीके से शुद्ध रूप से जो लाया गया था आंकड़े, उसमें आपका 65.6 है। तो 65.6% आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है उसे रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, अतः यह कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है, जबकि अन्य में स्मृति लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।